गरीब के घर अमीर का रिश्ता। कुसुम बहुत ही गरीब थी, जिसने अपने पति के जाने के बाद बड़ी मुश्किलों से अपने दोनों बच्चे रितिका और शिवम को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो सिलाई का काम करती थी। उसके दोनों बच्चे 18 वर्ष से ऊपर थे। वहीं एक दिन कुसुम कहती है, रितिका, अब तू बड़ी हो गई है, इसलिए मैं सोच रही हूँ तेरी शादी करा दूं। कल से तेरे लिए रिश्ता देखने लगूंगी। माँ, आपको छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। कैसे रहोगी? भूल मत, तू मेरी कोई इकलौती औलाद नहीं है, तेरा भाई भी है, वो मेरा ख्याल रख लेगा। मेलोड्रामा कहीं की, मुझे छोड़कर तो तुझे एक ना एक दिन अपने ससुराल जाना ही होगा। हाँ माँ, पर आप मेरी शादी कैसे करोगी? हम तो इतने गरीब हैं कि सही से शादी भी ना हो पाए या अच्छे लड़के ना मिले। गरीबी में शादी करने से अच्छा ससुराल नहीं मिलता। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी माँ हर चीज जांच परख कर ही तुझे अच्छे ससुराल भेजेगी, और जो मैंने गरीबी के दिन काटे हैं वह तुझे नहीं सहने दूंगी। माँ, मैं हूं ना दीदी की शादी के लिए, मैं पैसे जोड़ूंगा। और मैं तो हूँ ही, ज्यादा काम कर लूंगी सिलाई का। आप दोनों मेरे लिए इतनी मेहनत करोगे और मैं यूं ही बैठी रहूंगी? मैं भी जब तक कुछ काम कर लूंगी जिससे आपको मेरी शादी करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन रिश्ता पक्का होने के बाद तू घर से बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है माँ। अगले दिन ही कुसुम अपने पड़ोसन पूजा से अपनी बेटी के रिश्ते की बात करती है, जहां वो उसे एक रिश्ता बताती है। अगले हफ्ते ही रमन नाम का एक सुंदर लड़का उसकी माँ के साथ कुसुम के घर आता है, जहां वो सारी बातें कर लेते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है तो रमन की माँ दिशा कहती है, अजी देखिए, हमारा बेटा कितना होनहार है, एमए किया है इसने। अब इतना खर्चा किया है तो यूं ही तो शादी कर नहीं देंगे इसकी। तो बस दहेज में 4 लाख रुपए देना और एक सोने की अंगूठी, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। हाँ, मैंने इतनी मेहनत की है तो शादी में मुझे तो कुछ मिलना चाहिए ना। आपको शर्म नहीं आती दहेज मांगते हुए? आप जानती है ना, दहेज मांगना और देना दोनों ही गलत है आज के समय में। और दूसरी बात, आप अपने बेटे की शादी करा रही हैं या मेरे पास उसे बेचने आई हैं जो उसका मोल हमसे लेंगी? 100% सही कहा मेरी बेटी ने। बस इतनी कीमत थी आपके बेटे की? 4 लाख? हाय हाय दैया, लड़की और लड़की की माँ की जुबान देखो कितनी तेज चलती है। अरे ये तो आजकल का रीति रिवाज है, और ऐसे कैंची की तरह जुबान चलाने वाली बहू तो मुझे नहीं चाहिए। चल बेटा यहाँ से, शौक से जाइए। इसके बाद वो कुसुम अपनी बेटी के लिए और भी बेहतरीन अमीर घर के रिश्ते देखती है, लेकिन उन सब का मुंह दहेज के लिए ही खुलता है। 3 महीने बीत जाते हैं। कुसुम उसके लिए अच्छे रिश्ते देखती है। वहीं शिवम छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जमा करने की कोशिश करता है, और रितिका भी एनजीओ में गरीब लोगों की सहायता करते हैं। उन पैसों को वो धीरे धीरे जोड़ने लगते हैं। पैसे जोड़ने के चक्कर में एक एक रोटी खाने लगते हैं। हर चीज में बचत करते हैं। मोमबत्ती जलाकर रहते हैं, चूल्हे पर खाना पकाते हैं, रोटी से ज्यादा अधिकतम चावल पकाया करते हैं। माँ, मेरी शादी के लिए आप सब कितना खाने पीने में परहेज कर रहे हैं, कम खाकर बचत कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप पेट भर खाना भी नहीं खा पाते। और मेरा छोटा भाई बच्चों को पढ़ाकर कितनी मेहनत करता है। दीदी, आपकी शादी अच्छे से हो जाएगी तो माँ का मन हल्का हो जाएगा। रही बात मेरी, बस मैं आपसे छोटा हूँ, अगर बड़ा होता तो बहुत कुछ करने की कोशिश करता। हाय, मेरे दोनों बच्चे कितने समझदार हैं, जो मेरे मन को भी समझते हैं और इस स्थिति को भी। रितिका बेटी, तू देखना, एक दिन तेरा बहुत अच्छे अमीर घर में रिश्ता होगा। एक शाम आशुतोष का रिश्ता रितिका के लिए आता है और वो कहता है, रितिका जी पसंद है वैसे मुझे। क्या आप मुझसे बिना दहेज की शादी करेंगे? क्या? मैं अकेला अनाथ हूँ। मैंने अपने बलबूते पर सब कुछ हासिल किया है, दहेज तो लूंगा ही। क्या आप भी बाकियों के जैसे ही निकले? सोचा था अकेले हो तो रिश्तों की इज्जत होगी, पर नहीं, आप भी दहेज के लालची हैं। आप ऐसा सोच सकती हैं। ये कहते ही आशुतोष वहां से चला जाता है। वक्त बीतता है, सभी अपने काम पर ध्यान देते हैं। वहीं एक अमीर लड़का ऋषभ रितिका के एनजीओ में पैसे डोनेट करने आता है। जब रितिका बच्चों की मदद करती है, ऋषभ उसे देखता ही रह जाता है, या ये कहो तो उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। अब वो अक्सर रितिका पर नजर रखता है, उसके हर चीज महसूस करता है, और हिम्मत करके एक दिन बात भी कर लेता है तो कहता है, लगता है आप बच्चों से बहुत प्यार करती हो और सबकी हेल्प भी करती हो।
आप सच में बहुत अच्छी हो। बट आपको कैसे पता? क्योंकि मैं काफी समय से यहाँ आ जा रहा हूँ और अक्सर मैंने आपको देखा है इसलिए। जी शुक्रिया। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषभ है और आपका नाम रितिका, राइट? जी बिल्कुल। तभी एक बच्चे की चोट लग जाती है। दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उन दोनों की बातचीत, नजदीकियां और बढ़ती हैं। 3 महीने गुजर जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर कुसुम अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढते ढूंढते हताश होकर कहती है, मैंने अपने बच्चे के लिए कितना कुछ सोच रखा है। जो मैंने अपने जीवन में जिया है वो मैं अपनी बेटी को नहीं जीने दूंगी। मैं उसका रिश्ता अमीर घर में करूंगी। किसी का दीन ईमान है ही नहीं कि बिना दहेज की लड़कियों को अपनाए। आजकल का समाज कैसा हो गया है। माँ, आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी नजर में एक लड़का है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, और वो मेरे एनजीओ का है। सच बेटा? कहाँ मिला वो तुझे? रितिका कुसुम को ऋषभ के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद उन दोनों की माँ आमने सामने बैठकर शादी की बात करती हैं। तो ऋषभ की माँ उषा कहती है, देखिए, हमारे बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस खातिर मुझे आपसे कोई दहेज नहीं चाहिए, और हम अमीर हैं, हमें जरूरत भी नहीं है। लेकिन मेरे इकलौते बेटे की शादी में धूमधाम से चाहती हूँ, तो बस उसका खर्चा अच्छे से करिएगा, क्योंकि हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ, बाकी आप अपना जोड़ लेना। जी मैं बिल्कुल आपकी बात समझती हूँ, आप चिंता मत करिए। शादी बहुत धूमधाम से होगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इस तरह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। कुसुम की बेटी की शादी में कोई कसर न रहे, इसलिए वो और ब्लाउज सूट सिलने लगती है। वहीं शिवम बच्चों को ज्यादा घंटे पढ़ाता है और रितिका घर में रहती है। अगले दिन रितिका की हल्दी का फंक्शन बहुत धूमधाम से होता है, जहां नाच गाने हो रहे थे। सभी ने पीले रंग के कपड़े पहने थे। फिर अगले दिन मेहंदी का फंक्शन होता है, जहां उसकी सास शगुन की मेहंदी देती है और सबने हरे रंग के कपड़े पहने थे। रितिका का भाई उसके लिए ढोल बजा रहा था। दीदी, आप खुश तो हो ना? कैसा लगा आपको ये फंक्शन? बहुत खुश हूँ वीरे। आखिर मैंने जो चाहा था वही मेरी बेटी को मिल रहा है। बहू देखना, बहुत अच्छे से ये मेहंदी रचेगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मेहंदी है, कोई टिच्ची मुच्ची नहीं। पर आपने जिस तरीके के साथ सजावट कराई है वो बहुत अच्छी है, कोई कह ही नहीं सकता कि आप गरीब हैं। जी शुक्रिया, ये डेकोरेशन मेरे बेटे ने कराई है। अरे मैं तो भूल गई, ये शादी का जोड़ा और कीमती गहने हैं। इसे पहनकर मेरी बहू बिल्कुल शहजादी जोधा बेगम लगेगी। ये देखकर उषा चली जाती है। महंगा शादी का जोड़ा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। अगले दिन अच्छे स्टाइलिस्ट मेकअप आर्टिस्ट से रितिका तैयार होती है और कुसुम अपनी बेटी की शादी एक बहुत बड़े बैंक्वेट हॉल में करवाती है, जहां दूल्हा दुल्हन का पहले फोटोशूट होता है और पूरे रीति रिवाज के साथ उनकी शादी होती है। जिसके बाद सब लोग वहां का बेहतरीन खाना खाते हैं और विदाई के समय जब रितिका कार में बैठती है तो रोते हुए कहती है, माँ, थैंक यू सो मच मेरी इतनी अच्छी शादी कराने के लिए। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी इतनी बढ़िया तरीके से शादी होगी। मेरी प्यारी सी बच्ची, ये तो तेरे भाग्य में था। अब तू खुशी खुशी अपना नया परिवार बसा। इस तरह एक गरीब घर की बेटी अमीर घर में रिश्ता करके बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करती है। शेफाली और विराट कमरे में बातें करते हुए, सुनो, मुझे एक महंगी सी साड़ी चाहिए। कलवीना के पति ने भी उसे 16,000 की साड़ी दिलाई है, तुम भी मुझे दिलाओ। क्या बोला तुमने? मैं तुम्हें 16,000 की साड़ी दिलाऊं? अरे पिछले हफ्ते ही तुम्हें 10,000 की तुम्हारी मनपसंद साड़ी दिलाई थी मैंने, अब फिर से? हाँ तो क्या हो गया? लाखों रुपए कमाते हो, एक साड़ी दिलाओगे तो घट थोड़ी जाओगे। उसका पति भी तो दिलाता है, उसे मेरी कितनी बेइज्जती होती है। मैं क्या बोलूं उसके सामने, जब वह अपने दांत फाड़कर बता रही थी मुझे। तो ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है और मेरी तुलना दूसरे से करने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? विराट, तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मतलब तुम इस तरीके से मुझसे बात कर सकती हो, अपना हक जमा सकती हो। अरे पैसा उड़ाना और शो ऑफ करना ही हमेशा जरूरी नहीं होता। अगर पैसे नहीं देने तो इतना लेक्चर भी मत दो। एक साड़ी मांगी थी, तुम्हारा कलेजा नहीं मांग लिया जो इतना सुना रहे हो। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, चाय रखी है तुम्हारी, पी लेना। दोनों के बीच वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है और ये सब होता हुआ उनके सास ससुर चंपा और वीरेंद्र देख लेते हैं और दोनों कहते हैं, अरे चंपा, बच्चे तो आपस में लड़ गए हैं, हमें इनका सुलह करवाना होगा। आप सही कहते हैं, ये दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ते हैं,
तो सही रहता है, पर ऐसे मुंह फुला लेते हैं तो ऐसा लगता है घर की रौनक ही चली गई हो। हमें बच्चों के लिए कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे ये पहले की तरह एक हो जाएं। हाँ, आप सही कहते हैं। क्या चंपा और वीरेंद्र अपने बहू बेटे को मिलाकर उनकी सुलह करवा पाएंगे? आखिर वो दोनों उनके लिए ऐसा क्या करने वाले थे? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अजी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं बहू को ज्यादा काम देकर बीमार होने का नाटक करूँ, जिससे मैं विराट को शेफाली बहू के पास काम करने के लिए भेज दूँ। हाँ चंपा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया बताया तुमने। चलो वैसा ही करते हैं। वीरेंद्र काम पर चला जाता है और चंपा अपने कमरे से सिर पकड़कर दर्द भरी आवाजें लगाती है। अरे शेफाली बहू, ओ बहू, जरा मेरे कमरे में आ जा। दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है और मेरी कमर भी टूट रही है। हाय, अब मैं इतना सारा काम कैसे करूंगी। तभी चंपा की आवाज सुनकर बहू बेटे भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ माँ जी, कहाँ दर्द हो रहा है? कौन सा काम करना है आप मुझे बताइए, टेंशन मत लीजिए। क्या हुआ माँ, बताइए ना, मैं घबरा गया था बहुत। अरे बेटा, तेरे पापा का आज कुछ अच्छा खाने का मन था तो मैंने सोचा उनके लिए पाव भाजी, टिक्की, मटर पनीर बनाऊंगी, लेकिन पैर और सिर में इतना दर्द है कि क्या बताऊं। मार्केट भी जाना है। ऐसा कर बेटा, तू बहू को मार्केट ले जा और खाना बनवाने में इसकी मदद भी कर दियो। पर माँ, मैं? हाँ माँ जी, मैं अकेले कर लूंगी। मुझे कुछ नहीं कहना, तुम दोनों आज साथ में ही काम करोगे बस। चंपा की बात सुनकर दोनों एक साथ मार्केट जाकर सामान लेकर आते हैं। तभी हाथ में सामान लेते हुए शेफाली कहती है, पता नहीं माँ जी ने इन्हें मेरे साथ क्यों भेज दिया। मुंह फुलाकर कैसे चल रही हैं। देखो तो कैसे उल्लू की तरह घूरते हुए चल रही है मुझे। दोनों मार्केट से वापस आकर एक साथ खाना बनाने लगते हैं। तभी विराट को सब्जी काटनी नहीं आती तो वो शेफाली कहती है, जब तुम्हें करना नहीं आता तो रसोई में काम करना जरूरी था। ज्यादा मत बोलो, मैंने बोला था इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करवाने आया हूँ, वरना आता भी नहीं। मुझे पता है तुम यहाँ मेरी हेल्प करवाने नहीं, मेरा काम बढ़ाने आए हो। ये देखो, आधी सब्जियां तो काट कर नीचे गिरा दी, अब ये कौन साफ करेगा? तुम करोगी और कौन? आ, 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 मेरी उंगली, बहुत खून निकल रहा है। देखा, ठीक से काम तो किया नहीं, लगा ली चोट। समझते नहीं हो कि तुम्हें चोट लगती है तो मुझे दर्द होता है, पर नहीं। इतना प्यार करती हो? हाँ, बहुत करती हूँ। तो लड़ना जरूरी है क्या? सॉरी, दिला दूंगा तुम्हें साड़ी। आई एम ऑल्सो सॉरी विराट, मुझे भी समझना चाहिए था। तभी इनकी सुलह होते हुए सास देख लेती है और कॉल पर वीरेंद्र को कहती है, अजी मुबारक हो, हमारा ये काम तो हो गया। अब दूसरा इनकी शादी करवानी है। 4 दिन बाद इनकी शादी की 5वीं सालगिरह है। हाँ, ये तो है। शेफाली और विराट एक साथ मुस्कुराते हुए चाय पीते हैं और सारा खाना बना लेते हैं। शाम को सास ससुर हंसते हुए कहते हैं, अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। अजी दोनों बच्चों ने मिलकर खाना पकाया है। बेटा, मैं कह रहा था कि 4 दिन बाद तुम दोनों की 5वीं सालगिरह है, तो क्यों ना हम तुम्हारी दोबारा शादी कराएं, एक बेहतर याद के लिए। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत है, ये क्यों कर रहे हो? इससे खर्चा हो जाएगा, हम छोटी सी पार्टी कर लेंगे। अरे नहीं बेटा, हमारी दिली इच्छा है कि तुम दोनों की शादी फिर से देखें। ठीक है मम्मी पापा, आप दोनों की यही इच्छा है तो मैं शादी दोबारा जरूर करूंगा। क्यों शेफाली? जी मैं भी। बस ये कहते ही सास ससुर उनकी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। अगले दिन ही वो सास ससुर उनकी हल्दी की रस्म करवाते हैं। तभी शेफाली कहती है, वैसे विराट, माँ जी और पापा जी ने काफी अच्छा सरप्राइज दिया है। वैसे उनकी शादी कब आती है? वेडिंग एनिवर्सरी की तारीख? उनकी अक्टूबर में ही आती है। ओ माय गॉड, मैं भूल कैसे गया। शेफाली, तुम्हें पता है जिस दिन हमारी शादी हुई थी उसी दिन मम्मी पापा की भी शादी हुई थी, लेकिन आज तक हमने और ना उन्होंने इस दिन को कभी सेलिब्रेट नहीं किया। सच्ची? फिर तो मैं सोच रही हूँ जो सरप्राइज उन्होंने हमें दिया है हम भी उन्हें दें। क्यों ना हमारे मंडप में फेरे लेते हैं, वो भी शादी करें, कितना अच्छा रहेगा ना। हाँ शेफाली, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, और मंडप में बैठने से कुछ देर पहले ही हम उन्हें ये सरप्राइज देंगे। ओके तो डन, हमें डबल शादी की तैयारी करनी है। अरे तुम दोनों बैठे क्यों हो, चलो नाचो। तभी दोनों पति ढोल बजाकर नाचते हैं। फिर नाचते नाचते शेफाली और विराट अपने माता पिता के भी हल्दी लगा देते हैं और मेहंदी भी। अरे बेटा, तू तो ऐसे कर रहा है जैसे हमारी भी शादी हो। हमें क्यों मेहंदी लगवा दी? हाँ बेटा,
क्या है ना मम्मी जी पापा जी, हमारी शादी थोड़ी डिफरेंट है। हमने सोचा कि हमारी शादी में सभी लोग दूल्हा दुल्हन के थीम में रहेंगे, इसलिए अच्छा नहीं लगेगा ना आपके हाथों में मेहंदी नहीं लगी होगी तो। आप दोनों भी हमारे जैसे लगना, भले ही शादी हमारी हो। ठीक है बेटा। चंपा, बच्चे हमारे प्लान से खुश हो गए। हाँ आप सही कहते हैं। अब देखना मैं भी दुल्हन बनकर आऊंगी और आपसे ज्यादा सुंदर लगूंगी इस दिन। हाँ, तुम तो अब भी इतनी सुंदर हो। अगले दिन विराट और वीरेंद्र एक दूसरे की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। रात के समय जब सभी लोग दूल्हा दुल्हन के कपड़े पहनकर आते हैं तो चंपा खुद दुल्हन बनकर अपनी बहू को ला रही थी। वहीं सामने से सेहरा लगाए दोनों बाप बेटे भी आ रहे थे। बहू मुझे शर्म से आ रही है, तूने मुझे इतने सारे गहने क्यों पहना दिए? मेरी शादी थोड़े, तेरी शादी है। अरे माँ जी, आज सब दूल्हा दुल्हन के थीम में है और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ जी किसी से कम लगे। अरे बेटा, दूल्हा तू है और मुझे क्यों सेहरा पहना दिया तूने? अरे पापा, सब बन-ठन के आएंगे, माँ क्या बोलेंगे अगर आप अच्छे नहीं लगे तो। हाँ, ये भी है। तभी दोनों दूल्हा दुल्हन सामने से अपने जीवन साथी को देखकर एक टक नजरों से देखते ही रहते हैं। अरे चंपा, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। आप भी जी। तभी दोनों ढोल नगाड़े बजाकर कहते हैं, हैप्पी गोल्डन जुबली एनिवर्सरी मम्मी पापा। अरे बच्चों, ये सब क्या है? अरे मम्मी पापा, आज आप दोनों की 50वीं सालगिरह है, भूल गए? आपने कभी मनाई नहीं, लेकिन आपके बेटे को याद थी, इसलिए हम दोनों ने प्लान बनाया कि आज हमारी शादी के साथ आपको भी शादी का सरप्राइज प्लान मिलेगा। हाँ पापा, इसलिए आज यहाँ 2 शादियाँ होंगी। आप दोनों खुश तो है ना? अरे बेटा, हम दोनों तो बहुत खुश हैं। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे हैं। हम भूल ही गए थे कि हमारी भी एनिवर्सरी आज ही के दिन आती है। हाँ बेटा, कभी मनाई नहीं, ना तो याद ही नहीं था। शुक्रिया बेटा, हमें यह खुशियाँ देने के लिए। ना 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 ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। मंडप में बैठने से पहले पापा जी को माँ जी के लिए गाना गाना होगा। गाऊंगा ना। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए रब्बा मैनू की हो गया। सुन के तेरी बातें वे सोने यार वे, माही मैनू तेरे नाल प्यार वे, हाय मैं मर जावा। वीरेंद्र के नाचते गाते सभी दूल्हा दुल्हन एक साथ नाचने लगते हैं। तभी पंडित कहता है, यदि आप चारों वर वधू का नृत्य संगीत हो गया हो तो कृपा करके मंडप में बैठने का कष्ट करें, हमें और भी शादी कराने जानी है। जी जी पंडित जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये कहते ही चारों मंडप में बैठते हैं, जिसके बाद धूमधाम से उनकी एक साथ शादी हो जाती है और सास ससुर की 50वीं एनिवर्सरी मनाई जाती है। महेश, कमला, पायल तीनों लोग ठंड से कांपते हुए बीमार लेटे हुए थे, जिन्हें देखकर गौरव कहता है, पीहू, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज देखो मेरे घर में सबकी हालत कैसी है। इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें अपना तो होश नहीं है, कम से कम मेरे परिवार का तो ख्याल रखती। लेकिन नहीं, अपने शौक को पूरा करने के चक्कर में तुमने मेरा परिवार को नजरअंदाज कर दिया। गौरव, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। आखिर पीहू का पति उसे इस तरह से क्यों कोस रहा था? आखिर उसने ऐसी क्या गलती की थी जिसका खामियाजा उसके ससुराल वाले भुगत रहे थे? ऐसे कौन से शौक को उसने पूरे किए जिसके चक्कर में परिवार की ये हालत हुई और उसने माफी मांगी? पूरी बात क्या है, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ शादी से पहले पीहू एक मॉडर्न जमाने की लड़की थी। पीहू को अलग अलग तरह के कपड़े पहनना और उनकी शॉपिंग करना बहुत पसंद था। कुछ समय बाद उसकी गौरव नाम के लड़के से शादी हो जाती है, जिसके बाद अपने ससुराल को वो संभाल तो लेती है, पर अपने शौक को कायम रखती है। ऐसे ही एक दिन अपने पति को टाई बांधकर कहती है, गौरव जी, आज आप कितने अच्छे लग रहे हैं ना, आप पर ये टाई बहुत सूट कर रही है और मैंने आपके लिए चीज सैंडविच भी बनाया है, चलिए खा लीजिए। क्या बात है, इतना मक्खन क्यों लगा रही हो? मुझसे कुछ चाहिए क्या? कहीं पैसे तो नहीं चाहिए? आप कितने इंटेलिजेंट हैं, बिल्कुल सही समझे। वो मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे शॉपिंग करने के लिए, कुछ जरूरी सामान लाना है। अरे यार पीहू, तुम्हें पिछले हफ्ते सिर्फ 5 दिन पहले ही मैंने 8,000 रुपए दिए थे, जिसकी तुम भरमार शॉपिंग करके लाई हो।
अरे तभी सब कुछ ले लेती, मैं इतना कैसे लुटा लूंगा, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जाओ। आप ऐसे करेंगे? पीहू बेचारा सा फेस बनाकर अपने पति के इर्द गिर्द मंडराकर नाच गाकर मनाने लगती है। मेरे स्वीटू, मेरे जानू, मेरे सोना, मेरे मजनू, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। जिंदगी बर्बाद हो गया। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। हे भगवान, क्या करूं इस लड़की का। अरे करता हूं तुमसे प्यार, बहुत प्यार करता हूं, इसलिए तो लौट जाता हूं। ये लो 5,000 रुपए। ये अब शॉपिंग करूंगी। पर गौरव जी, ये थोड़े से पैसे कम हैं, थोड़े से और दे दो। यही है मेरे पास, लेना है तो ले लो। अच्छा ठीक है, मैं इसी से ही काम चला लूंगी। दिसंबर का महीना आ गया, मुझे ठंड लग रही है, मेरे लिए वार्म इनर ले आना। जी ले आऊंगी। थोड़ी देर में पीहू सभी का ब्रेकफास्ट लगा देती है। शॉल को ओढ़े ठिठुरती हुई सास कमला बैठकर कहती है, अरे बहू, ठंड तो बढ़ती जा रही है, तू कभी कभार नाश्ते में कोई गर्म चीज बना लिया कर। माँ जी, आलू के पराठे, चाय, ये सब गर्म ही तो है। मेरे कहने का मतलब है जैसे सूप, अदरक, तुलसी डालकर चाय बना ले, गोंद के लड्डू बना ले। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। फिलहाल ये सब खा लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। अरे बहू, ठंड बहुत बढ़ती जा रही है, बाजार जाए तो मेरे लिए टोपा ले आइयो, कानों में बहुत दर्द होता है, कान दुबकाने हैं मुझे। अरे हाँ भाभी, आप जाओ तो मेरे लिए भी मफलर और ग्लव्स ले आना, कॉलेज जाते वक्त हाथ बहुत सुन्न हो जाते हैं। ठीक है, ले आऊंगी। अच्छा पीहू, जो सबने कहा है वो सब लेकर आ जाना तुम, ठीक है? अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। ऐसा कहकर गौरव ऑफिस चला जाता है। सब नाश्ता कर लेते हैं, फिर भी सारा काम खत्म करके बहू चश्मा लगाए जीन्स टॉप पहनकर शॉपिंग के लिए जाती है कि सास बोलती है, अरे भैया, हीरोइन बनकर कहाँ जा रही है तू? और इतनी ठंड हो रही है, कुछ शॉल वॉल ओढ़ ले। अरे नहीं माँ जी, मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता। वैसे मैंने ये जैकेट पहन लिया है, ये मेरे लिए काफी है। अच्छा माँ जी, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, आप आराम करना। ठीक है बहू, जल्दी आ जाना और अपने पापा जी का और पायल का सामान ले आना। सास की आधी बात सुनकर पीहू घर से निकल जाती है। मॉल पहुंचते ही वो वहाँ इतनी सुंदर सुंदर चीजें देखकर कहती है, अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। 3,000 की, कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ। बाकी के पैसे उनके ATM से निकाल लूंगी। आखिरकार उनका कार्ड जो लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये सैंडल भी अच्छी लग रही है और ये कालीन भी अच्छा है। हाँ, ये सब ले लेती हूँ। ये बोलकर पीहू वो सारी चीजें खरीद लेती है जिसकी उसे जरूरत भी नहीं थी, और उन सामान को लेती ही नहीं है जो उसके परिवार वालों ने मंगाया था। हाथों में शॉपिंग बैग लिए पीहू घर आती है तो महेश कहता है, अरे बहू, इतना सारा सामान लेकर आई है, जरा हमें भी तो दिखा। हाँ भाभी, हमें भी दिखाओ। हाँ जरूर। ये देखिए पापा जी, ये टी सेट लेकर आई हूँ, ये वेलवेट वाली कालीन लेकर आई हूँ, और ये सीनरी है। अच्छी लगेगी ना जब हम इसे इस वाले वॉल पर लगाएंगे। और ये मैंने अपने लिए गाउन खरीदा है, और उसके साथ ये सैंडल्स। देखो पायल, उफ, इतनी सारी शॉपिंग करके तो मैं थक गई हूँ, तो बस ये सब सामान लिया था मैंने। बहू, इसमें से एक भी काम की चीज नहीं है, अभी हमें इन सब की जरूरत नहीं है। खैर वो छोड़, तूने अपने पापा जी का टोपा नहीं दिखाया, पायल ने मफलर मंगाया था, दस्ताने मंगाए थे, वो सब कहाँ है? हाँ बहू, मैंने टोपा मंगवाया था तुझसे, भूल गई क्या? सॉरी पापा जी, मैं ये सब सामान लेने के चक्कर में आप दोनों का मंगाया वो सामान भूल गई। कोई बात नहीं, दोबारा बाजार चली जाऊंगी तो आपका पक्का से ले आऊंगी सामान। चलो कोई बात नहीं, एक दिन और सही। भाभी और वेट मत कराना, कल पक्का ले आना, सर्दी बहुत पड़ रही है। पापा के बारे में भी तो सोचो। ये सब सामान ले आई, अब कल ले आऊंगी। दीदी हैं तो सर पर चढ़कर सुना रही हैं मुझे सबके सामने। ऐसा कहकर पीहू अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन भी पीहू बाजार शॉपिंग करने जाती है तो उनका सामान नहीं लाती और बेफालतू की चीजें ले आती है। तब भी वो बहाना मार कर घर वालों से पीछा छुड़ा लेती है। ऐसा करते करते पीहू को 2 हफ्ते बीत जाते हैं। जनवरी का महीना लगने पर ठंड और बढ़ जाती है, पर पीहू ने अभी तक उन दोनों को वो सामान लाकर नहीं दिया था। तभी कांपते हुए कमला कहती है, अरे बहू, ठंड तो दिन पर दिन और बढ़ती जा रही है, अब और नहीं रहा जाता, हाथ पैर काटते हैं। ऐसा कर 2 हीटर ले आ, तेरे पापा जी और मैं ठंड से सिकुड़ जाते हैं। और हाँ, अब की बार भूलना मत, तूने अभी तक उन दोनों का सामान नहीं लिया। पायल के हाथ सोचने को आए हैं। मफलर दे देती तो ऐसा ना होता, बेचारी रोज तेरे इंतजार में बैठी रहती है।
पक्का माँ जी पक्का, हमेशा शॉपिंग करने जाती हूँ और जरूरत की चीजें भूल जाती हूँ। आज मैं हीटर के साथ बाकी सामान भी ले ही आऊंगी। ऐसा कहकर तो वो फिर से बन ठन कर शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। वहाँ उसकी सहेली मिल जाती है जो उसे क्लब में ले जाती है। शाम के 7 बज जाते हैं। अपना शॉपिंग का सामान लिए घर वापस लौटती है तो गौरव को गुस्से में और उन तीनों को बीमार बहुत कपड़े पहने हुए देखकर कहती है, अरे गौरव जी, आज आप 7 बजे ही आ गए, रोज तो आप 9 बजे आते हैं। तभी गुस्से में गौरव एक चाटा पीहू को मार कर कहता है, फालतू की बात छोड़ो, मेरे माँ बाप और मेरी बहन को देखो। देखो कितने ठंड से तीनों कांप रहे हैं। मेरी बहन की उंगलियां सूज गई हैं, पिताजी के कानों में दर्द हो रहा है और माँ को बुखार आ गया है। इन सब ने तुमसे मेरे सामने ही कुछ न कुछ मंगाया था और उसके बाद भी कितनी बार कहा, पर तुमने इनका जरूरत का सामान लाकर नहीं दिया। 1 महीना हो गया, इतने में तुमने इतनी सारी शॉपिंग करी, 50,000 रुपए उड़ा दिए। मैंने उफ तक नहीं किया, लेकिन अपने माँ बाप बहन को इस तरह देखकर चुपचाप नहीं रहूंगा। ऐसा भी क्या शॉपिंग का शौक रखा है तुमने कि तुम्हें मेरे परिवार ही दिखाई नहीं दे रहा? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? वो तो अच्छा हुआ पायल ने मुझे सब कुछ बता दिया और मैं आ गया। मैंने ही लाकर दे दिए इन्हें ठंड के कपड़े। गौरव जी मुझे माफ कर दीजिए, सच में मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं क्या, ऐसे में जब भी बाहर निकलती थी तो सिर्फ शॉपिंग करने लगती थी। मैंने किसी की भी जरूरत को समझा ही नहीं, मैं भूल जाती थी। मुझे माफ कर दीजिए गौरव जी, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। कैसे माफ कर दूं? ठंड से कांप कांप कर मेरे माँ बाप मर जाएं, जब तुम्हें अकल आएगी क्या? मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, फिर कभी फालतू की शॉपिंग नहीं करूंगी मैं, और माँ जी पापा जी का सबका अच्छे से ख्याल रखूंगी। बेटा बहू को माफ कर दे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ जी पापा जी दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आपसे मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ठीक है। इसके बाद पीहू अपनी गलती को सुधारकर अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। वसुधा के जीवन में कुछ महीने पहले ही खुशियों ने दस्तक दी थी, जब उसकी शादी हरि से हुई थी। हरि बहुत ही मर्म दिल का इंसान था, मगर उसके जीवन में उस रोज अंधेर हो गया जब हरि एक हादसे में चला गया। हरि उठो, तुम मुझे यूं बीच मझधार में अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, ये कैसा अंधेर कर दिया तूने मेरी जिंदगी पर। अरे बंद कर ये नाटकबाजी नास पीटी, एक तो मेरे बेटे को खा गई, अब झूठा दिखावा करती है। अरे भले मैंने उसे कोख से ना जना था, मगर जान बसती थी इस माँ की उसके बेटे में। इस पल तू मुझे फूटी आंख भी नहीं सुहारी, निकल जा मेरे घर से। कल्याणी अपने बेटे के मौत का कसूरवार वसुधा को ठहराती हुई उसे घसीटती हुई आंगन के बाहर निकालने लगती है। हालातों की मारी बेबस बहू बस बिलखे जा रही थी। माँ जी मुझे इस घर से मत निकालिए, इस घर के हर कोने में हरि की यादें बिखरी हुई हैं। एक लड़की की डोली उसके मायके की दहलीज से उठती है और अर्थी ससुराल से। तो ठीक है, मैं तेरा ये शौक अभी पूरा कर देती हूँ, तू भी मर जा। कल्याणी की लाल आंखों में जैसे अपनी बहू की मौत देखने की आग धधक रही थी। ताव में आकर उसने वसुधा की गर्दन धर दबोची। बहू क्षण भर के भीतर ही बेहोश हो गई। तभी गांव में रहने वाली मनोरमा बेचारी बहू को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ी। अरे कल्याणी बौरा गई हो क्या? अरे मार ही डालोगी क्या बेचारी को? मनोरमा जल्दी से वसुधा की नब्ज जांच कर बोलती है, अरे कल्याणी माता मनाना छोड़ और खील बताशे बांट, 2 माह से गर्भवती है तेरी बहू। अरे चुप कर मर जानी, खील बताशे खिलाने से भला मैं इसे मौत की नींद सुला दूं। सौतेली सास की ये बात सुनकर पूरा गांव गढ़ गुस्से में कल्याणी पर चढ़ बैठता है और सरपंच दीनानाथ कहते हैं, कान खोल कर सुन लो कल्याणी, अगर तुम्हारी गर्भवती बहू की जान गई तो जेल की हवा खाने को तैयार रहना। इस बात को गांठ बांध लो। ऐसा कहकर सभी वहां से चले जाते हैं, मगर सास का सौतेलापन कहाँ मिटने वाला था। उस रात सास खुद से बातें करती हुई कहती है, मैंने तो सोचा था कि हरि को रास्ते से हटाने के बाद मेरी ये सौतेली बहू खुद ही ये घर छोड़कर चली जाएगी, मगर ये तो चुंबक की तरह चिपक बैठी है। इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए इतने पापड़ बेले हैं मैंने। अगर मैं अपने सौतेले बेटे को रास्ते से हटा सकती हूँ तो उसके वारिस को भी मिट्टी में मिला दूंगी। अब ये जाड़े का महीना बनेगा मेरा हथियार। ये सौतेली सास बहू रानी को बर्फ की सिल्ली में जमा देगी।
अगली सुबह पूरे गांव में ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थीं। सुबह के 5 बज रहे थे, तभी कल्याणी चटाई पर सो रही बहू के मुंह पर बाल्टी भर कर पानी डालती है। बहू बेचारी ठिठुरती हुई आंख खोलती हुई कहती है, माँ जी, ये कैसा कहर ढा रही हैं आप? चुप कर करमजली, खबरदार जो मुझसे जुबान लड़ाई तो जुबान खींच लूंगी। तुझे यही सिखाकर भेजा है तेरे बाप ने? गुड़ी बहू का एक भी लक्षण नहीं तुझमें। चल उठ और जल्दी से सारा काम खत्म कर। सास का उखड़ा स्वभाव देखकर गर्भवती बहू काम करने में जुट जाती है, मगर चाय बनाते वक्त उसे अचानक मितली आ जाती है और वह मुंह दबाकर सिंक की ओर जाती है। तभी सास किचन में आकर कुड़कुड़ाती हुई बेरहमी से बहू के बाल खींचती हुई कहती है, राम राम राम, बेड़ा गर्क हो, क्योरी मर जानी, बर्तन मांजने का सिंक तेरे रायता फैलाने के लिए बना है क्या? माँ जी, वो अचानक मन कच्चा हो गया और मितली आ गई, मैं अभी साफ कर देती हूँ। तेरी ये उलूल जुलूल हरकतें यूं ही बंद नहीं होने वाली, जा जाकर सर्दियों का हालचाल पूछ कर आ। ऐसा बोलकर कल्याणी कसाई की तरह अपनी गर्भवती बहू को घसीटती हुई घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी गर्भवती बहू सारा दिन ठंड में ठिठुरती है। कितनी ठंड है यहाँ पर, मुझे हर हाल में अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचाना होगा। उस वक्त गर्भवती बहू की दशा किसी राहगीर गरीब से बिल्कुल अलग ना थी। उसके तन पर लिपटी सूती की सफेद साड़ी थी जिस पर बर्फ की बूंदें समाई जा रही थी। उसकी साड़ी बर्फ के पानी से बुरी तरह से भीग चुकी थी। सांझ ढल गई और रात का अंधेरा घिराया, मगर सौतेली सास का दिल कहाँ पसीजने वाला था। माँ जी, दरवाजा खोल दीजिए, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, मुझ गर्भवती बहू पर तरस खाइए। जितना चिल्लाना है चिल्ला, मगर ये दरवाजा सुबह ही खुलेगा। जहाँ एक और सौतेली सास ठंड की रात रजाई में सुकून की नींद ले रही थी, वहीं बेचारी गर्भवती बहू ठंड का कहर काट रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वह हर क्षण हाथ पांव मल रही थी ताकि थोड़ी गर्माहट मिले। जैसे तैसे सुबह हो गई और सास दरवाजा खोलकर तफरीबाजी करती हुई कहती है, क्यों बहू रानी, कैसी कटी ठंड की रात? बहू कमरे की ओर बढ़ने लगती है, तभी सास कहती है, अरे ओ करमजली, कहाँ जा रही है? ये कपड़े उठा और नदी पर जाकर धो के ला। मगर माँ जी, हमारे घर में तो पानी के लिए मोटर लगा हुआ है, फिर नदी पर क्यों जाना? अरे चुप कर, काम चोरी ना कर समझी। तेरी माँ ने तुझे सास से सवाल जवाब करना सिखाया है, और मोटर फूक गया है तो उसे ठीक तू कराएगी। चुपचाप कपड़े उठा और नदी पर जा, वरना उठा अपनी गठरी और पकड़ ले मायके की डगरी। सौतेली सास के मुंह से बेघर होने की बात सुनकर गर्भवती बहू अपने माथे पर भारी कपड़ों का बोझ लाद कर नदी पर आती है। नदी की ठंडी हवाओं ने घेर रखा था। कोहरे के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ना तो वसुधा के पाँव में चप्पल थी, न तन पर कोई चादर। हे भगवान, ये नदी का पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है। इस पानी को छूने भर से ऐसा लग रहा है जैसे हाथ जम गया। मेरे बच्चे की हिफाजत तेरे हाथों में है, सृष्टि के रचयिता। जहाँ गांव का हर जन ठंड से बचाव के लिए अपने घरों में आग जलाकर बैठा था, वहीं कड़ाके की ठंड में वह गर्भवती बहू नदी पर कपड़े धो रही थी। कुछ देर के बाद बहू घर लौट आती है। समय बीतता जाता है, जिसके साथ बहू का पेट उभरने लगता है। अब सर्दियों का तापमान और भी बढ़ जाता है, जिसके साथ सास की साजिश भी और बढ़ती है। वसुधा, अरे ओ वसुधा, अरे ओ करमजली, कहाँ है? जी माँ जी, कहिए। हरे कान क्या कोल्हापुर में छोड़ कर आई है? ये टोकरी उठा और जाकर जंगल से आग तापने के लिए लकड़ियाँ ले आ। माँ जी, बाहर का नजारा तो आप देख ही रही हैं। कोहरे की कितनी धुंध है, ऊपर से इतनी बर्फबारी भी हो रही है। और हरी तो आपके लिए हीटर लाए थे, फिर आप मुझ पर जुल्म ढाने के लिए इतनी ठंड में बाहर क्यों भेज रही हैं? अरे मैं तेरी सास हूं कि तो मेरी सास है? जाती है या बताऊं अभी? बेचारी गर्भवती बहू को कड़ाके की ठंड में जंगल जाने के सिवा कोई दूसरा राह नहीं बचता। ऐसे ही सास अपनी गर्भवती बहू के हर दिन को ठंड के कहर में बदल देती है। पता नहीं ये मरजानी किस मिट्टी के बनी है, जिस पर ठंड का कहर भी फीका पड़ रहा है। अब मुझे अपना आखिरी दाव चलना ही पड़ेगा। उस रोज बेतहाशा ठंड थी। पूस की पुरवाई बयार इस कदर बह रही थी जिसके प्रकोप से क्या जानवर बल्कि प्रकृति भी कांप उठी थी। अरे ओ बहुरानी, जल्दी से बाहर आ जा, आज तेरा नदी नहाने की रस्म है।
दुखियारी गर्भवती बहू अपनी सास के साथ गंगा नदी पर नहाने आती है जो उनके गांव से बहती हुई गुजरती है। माँ जी, हम यहाँ नदी पर क्यों आए हैं? क्योंकि तुझे इस गंगा नदी में नहाना है। माँ जी, पानी तो बर्फ के जैसे ठंडा हुआ पड़ा है, इससे मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है। अरे कुछ नहीं होगा, गर्भवती बहू को गंगा नहाने से पुरुषार्थ बच्चा पैदा होता है। जा नदी में उतर जा। गर्भवती बहू ना चाहते हुए भी नदी में उतर जाती है। तभी सास का पांव पानी में फिसल जाता है और वह पानी के बहाव के साथ बहने लगती है। अरे बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ। अरे मोरी मैया। माँ जी, हाथ पांव चलाइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। सास को हियो देती हुई गर्भवती बहू अपने अंदर पल रहे बच्चे की परवाह किए बगैर सास को बचाकर किनारे पर ले आती है। माँ जी, आप ठीक हैं? उस पल सौतेली सास का सर शर्म से झुक जाता है। शब्द भी उसका साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि उसने जिस बहू पर ठंड का कहर बरसाने में कोई कसर न छोड़ी थी, आज उसी गर्भवती बहू ने अपनी सौतेली सास को जीवन दान दिया था। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अरे तुम तीनों यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? जाओ जल्दी से जाकर घर के काम कर लो। तुम्हें घर के काम दिखाई नहीं देते हैं क्या? अरे भाभी जी, आज रूपा और रेखा दोनों को ही बहुत तेज बुखार है, उन दोनों से काम नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे घर के सारे काम पूरे चाहिए। अगर रूपा और रेखा की तबीयत खराब है तो तुम किस लिए हो? जाओ तुम सारा जाके काम करो। ठीक है भाभी जी, आप चिंता मत करिए, मेरी बहनों के हिस्से का काम भी मैं कर लूंगी। राधिका रूप और रेखा से बड़ी थी, वो घर के सारे काम कर लेती है। अनामिका अपने पति सुरेश के ऑफिस जाने के बाद उसकी बहन राधिका रूपा और रेखा के ऊपर बहुत अत्याचार करती है। वो सारे घर के काम उन्हीं से करवाया करती थी, जबकि वो तीनों अभी उम्र में काफी छोटी थी। राधिका धीरे धीरे घर के सारे काम कर लेती है। तभी अनामिका उसके पास आती है और कहती है, अरे इतनी देर हो गई, तुमसे घर के काम ही नहीं निपटे। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जाओ मेरे लिए कुछ बनाकर लेकर आओ। लेकिन भाभी जी, मुझे तो कुछ खाना बनाना ही नहीं आता। हाँ हाँ, बहाने तो देखो महारानी के कितने अच्छे हैं। मुझे अभी के अभी खाना चाहिए, जैसे भी बनाकर लेकर आओ, लेकिन तुम खाना बनाकर लेकर आओ। बेचारी राधिका बहुत छोटी थी, उसका हाथ भी गैस के पास नहीं पहुंच पाता था। वो जैसे तैसे करके दाल चावल बनाकर लाती है। जैसे ही अनामिका दाल चावल खाती है, वो सारा खाना अपने मुंह से निकाल देती है और राधिका के मुंह पर तमाचा मारकर उससे कहती है, ये क्या बनाया है तुमने? बिल्कुल जहर की तरह लग रहा है। अरे ऐसा खाना खिलाकर मुझे मारना चाहती हो क्या? भाभी जी, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन क्या करूं, मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। आप मुझे सिखा दो, मैं उसके बाद खाना बना लिया करूंगी। हाँ हाँ, अब तो तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर अनामिका अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद राधिका अपनी दोनों बहनों के पास जाती है और उन्हें अपने हाथ के बनाए हुए दाल चावल खिलाती है। अभी तो यही खा लो, आज भाभी जी ने कुछ भी नहीं बनाया है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। दीदी, हम तो ये सब खा लेंगे, लेकिन आपने कुछ खाया है या नहीं? आप सुबह से काम में लगी हो और कुछ भी नहीं खाया है। हमसे ज्यादा तो आपको खाना खाने की जरूरत है। अरे तुम दोनों मेरी चिंता मत करो, मैं तो खाना अच्छे से खा चुकी हूँ, तुम दोनों खा लो। रेखा और रूपा अपनी बहन के हाथों के बने हुए दाल चावल खा लेते हैं, जिसके बाद राधिका अपनी भाभी के पास जाती है और उनसे कहती है, भाभी जी, मेरी बहनों को बहुत तेज बुखार है, उनके लिए दवाई नहीं है, उन्हें दवाई ला दो, नहीं तो उनकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, तुम्हारे तो खर्चे ही खत्म नहीं होते, कभी बीमारी के तो कभी किसी चीज के। देखो तुम्हारे भैया इतना कमाते नहीं है जो मैं सारा पैसा तुम्हारे ऊपर ही उड़ा दूं। आगे मेरे बच्चे भी होंगे तो उनके लिए मैं क्या रखूंगी। इसलिए एक काम करो, पानी की पट्टी रखकर अपनी बहन का बुखार उतार लो। बेचारी राधिका इतने ताने सुनने के बाद चुपचाप अपनी बहनों के पास आ जाती है और अपने भैया के आने का इंतजार करती है। लेकिन जैसे ही कैलाश ऑफिस से वापस आता है, अनामिका पहले ही कैलाश के कान भर देती है, जिसके चलते वो अपनी तीनों बहनों को बहुत डांटता है। अरे तुम तीनों क्यों अपनी भाभी को परेशान करती हो? एक तो तुम्हारी भाभी दिन भर इतनी मेहनत करती हैं, पूरे घर के काम करती हैं, और तुम तीनों उन्हीं को परेशान करती हो। थोड़ा तो तरस खाया करो अपनी भाभी के ऊपर। बेचारी राधिका, रूप और रेखा तीनों अपने भाई से कुछ कह पाती, उसी समय अनामिका उनकी तरफ घूर घूर कर देखने लगती है, जिसके चलते वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है, जिसके बाद अनामिका कैलाश के साथ अपने कमरे में सोने चली जाती है।
वहीं दूसरी तरफ राधिका भी अपने दोनों बहनों के साथ अपने कमरे में चली जाती है। उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं होते और वो ठंड से ठिठुर रही होती है। अरे मेरी बहनों, लगता है तुम्हें बहुत तेज ठंड लग रही है। ये लो, तुम मेरा स्वेटर भी पहन लो और रजाई को अच्छे से ओढ़ लो। राधिका अपनी दोनों बहनों को अपनी गोद में लिटा लेती है, जिसके बाद वो रजाई उन्हें उड़ा देती है और उन्हें सुलाने लगती है। ऐसे ही रात बीत जाती है, जिसके चलते रूपा और रेखा का बुखार तो उतर जाता है, लेकिन अब बेचारी राधिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन बेचारी अपनी दोनों बहनों के चलते फिर भी बीमारी में काम करती है। राधिका भाभी कहती है कि रात को बहुत तेज ठंड लगती है, उनके पास एक रजाई भी नहीं है, क्या वो उन्हें एक रजाई दे देंगी? तब अनामिका कहती है, हाँ हाँ, रजाई तो जैसे फ्री फोकट की आ रही है। अरे तुमने समझ क्या रखा है कि ये कोई धर्मशाला है, जब चाहो रजाई मांग लो, जब चाहे कुछ भी मांग लो। भाभी जी ऐसा मत कहिए, अगर हमारे पास रजाई नहीं होगी तो हम तीनों बहनें रात भर ठंड में ठिठुरती रहेंगी। तभी अनामिका राधिका के मुंह पर चांटा मारती है और उससे कहती है, जब देखो मुझसे मुंह जोड़ी करती रहती हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से और मेरी नजरों के सामने दिखना भी मत। राधिका रोते हुए अपनी बहनों के पास चली जाती है, जिसके बाद उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपनी दोनों बहनों से कहती है, इस घर में हमारा कोई अपना नहीं है। आज माँ और पिताजी हमारे साथ होते तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। हम अब इस घर में नहीं रह सकते। चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। राधिका अपनी दोनों छोटी बहनों के साथ घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद वो चलते चलते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। इतनी सर्दी में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, जिसके चलते और भी ज्यादा ठंड लगती है। दीदी मुझे बहुत ठंड लग रही है। राधा, हाँ दीदी, ठंड तो मुझे भी लग रही है। मैं जानती हूँ मेरी बहनों तुम्हें ठंड लग रही है, लेकिन उस घर में रहकर अपनी भाभी के अत्याचार सहन करने से अच्छा है कि हम यहाँ ठंड में मर जाएं। राधिका अपनी दोनों बहनों को सहारा देती है, जिसके बाद वो पेड़ के नीचे बैठी रहती है। कुछ ही समय में वो दोनों पेड़ के नीचे बैठे बैठे सो जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम के समय और भी ज्यादा ठंड होने लगती है। तभी वहां से एक मेघा नाम की लड़की गुजर रही होती है। जब वो उन तीनों लड़कियों को देखती है, वो उन्हें उठाने की कोशिश करती है। अरे उठो, क्या हुआ तुम तीनों को? जैसे ही मेघा उन्हें उठाती है, वो तीनों बहनें बेहोश होती हैं। उन्हें ऐसी हालत में देखते ही मेघा उन्हें उठाकर एक ऑटो रिक्शा में बिठाती है और अपने घर ले आती है, जिसके बाद वो उन तीनों की देखभाल करती है और उन्हें गर्म कपड़े भी पहनाती है, जिसके चलते उन्हें होश आ जाता है। मेघा उन तीनों के लिए गर्मा गर्म सूप भी बनाती है और उन्हें दे देती है। वहीं दूसरी तरफ कैलाश अपनी तीनों बहनों को ढूंढ रहा होता है। इधर जब राधिका, मेघा और रूपा सूप पी लेती है तो मेघा उनसे पूछती है, आखिर तुम तीनों के साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम तीनों यहाँ एक पेड़ के नीचे पड़ी हो? राधिका, रूपा और रेखा तीनों बहनें मिलकर अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में मेघा को बताती हैं, जिसे सुनकर मेघा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उन तीनों को उनके घर ले जाती है और कैलाश को उसकी बहन के साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में बताती है, जिसके बाद कैलाश की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी पत्नी अनामिका के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहता है, अरे कैसी औरत हो तुम, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे कम से कम इन बेचारी के ऊपर थोड़ा बहुत रहम करती। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया? जैसे ही अनामिका की सच्चाई उसके पति कैलाश के सामने आती है, उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपने पति कैलाश के पैरों में गिरकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आज से ये तीनों मेरी बेटियों की तरह इस घर में रहेंगी और मैं उनके साथ दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से कैलाश अपनी तीनों बहनों का ख्याल अच्छे से रखता है और उन्हें पढ़ने के लिए भी भेजता है। वहीं दूसरी तरफ अनामिका भी सुधर जाती है और वो उन तीनों का अच्छे से ख्याल रखती है, जिसके बाद वे तीनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।